नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी अभी बिहार चुनाव हुए हैं, उसका रिजल्ट आया है। कोई हारा है, कोई जीता है, लेकिन जो अल्टीमेट जीत जिसकी हुई है वो हुई है जनता की, क्योंकि उसे लगभग अगले 6 महीने साल भर का जो मीम मटीरियल मिल गया है, जो मतलब जिसका एक तरीके से सेवन कर कर वो अपना हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा सकती है, वो इस जो बिहार चुनाव है वो इस देश के लिए एक अनुपम देन है। अब जिस तरीके से ये चुनाव हारा है, उसके बाद जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है, जितने भी सारे बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, अब जिस तरीके से ये आपस में भिड़ गए हैं और कुछ पत्रकार इनमें से आरजेडी वालों को भी गाली दे रहे हैं। आज तीन घटनाओं पे बात होगी, 2 बड़े पत्रकार, 2 मध्यम लेवल के पत्रकार और एक नीचे का तथाकथित पत्रकार किस तरीके से आरजेडी वालों को पेल रहा है, उन तीनों पे बात होगी। देखिए, 2 बड़े पत्रकार हैं, रवीश और अजीत अंजुम। अब होता क्या है कि जब कोई हार और जीत में एक अंतर होता है, जो जीत होती है ना उसके 100 बाप होते हैं। हर कोई कहता है मेरी वजह से जीता, भैया मेरी पत्रकारिता ऐसी थी, मेरा चुनावी प्रबंधन ऐसा था, मैंने पैसा खर्चा किया था, मेरा चेहरा अच्छा था। और जो हार होती है उसका कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता, ये तुम्हारी वजह से हुई है। कुछ यही स्थिति हो गई है इन दोनों पत्रकारों के बीच में। अब हार से इस तरीके से विचलित है क्योंकि देखिए दोनों बड़े पत्रकार हैं, एक कोई 9-10 मिलियन के आसपास है, एक कोई 4-5 मिलियन के आसपास है। अब दोनों को यह स्थापित करना है कि भैया मैं लेफ्ट इकोसिस्टम का बड़ा पत्रकार हूं। अब दोनों एक दूसरे को कैसे पेले पड़े हैं। लगभग 3-3.25 मिनट का एक बहुत बेहतरीन वीडियो है। अब ये नहीं समझ आ रहा कि पहले कौन से ने वीडियो बनाया और दूसरे ने कब वीडियो बनाया, और ऐसा लग रहा है कि दोनों ने एक दूसरे को जवाब देने के लिए यही वीडियो बनाया। और जिस तरीके से एक दूसरे को, नाम किसी ने किसी का नहीं लिया, लेकिन भैया वो समझदारी ही क्या जो बिना नाम लिए ना समझ सके। तो ये साफ समझ आ रहा है कि अभी कुछ दिन पहले तक दोनों साथ बैठे हुए थे। अब दोनों जिस तरीके से एक दूसरे का जवाब दे, एक ने तो दूसरे को गोदी मीडिया घोषित कर दिया। पहले वीडियो देखते हैं, फिर मजा आएगा, समझते हैं कि हो क्या रहा है और किस तरीके से इकोसिस्टम में जूता बचा हुआ है। वोट चोरी भी नहीं, वोटर गोदी मीडिया कहता है कि एसआईआर कोई मुद्दा था नहीं, वोट चोरी भी नहीं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी कि यह चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन सकता, यह जरूरी मुद्दा है लेकिन चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन पाएगा। नहीं सकता मतलब नहीं बन पाएगा। चुनाव रवीश कुमार ये कह रहा है कि गोदी मीडिया ये कह रहा था कि जो एसआईआर है वो मुद्दा नहीं बन सकता, और नीचे अजीत अंजुम का ट्वीट लगा हुआ है। ये उसकी वीडियो में नहीं लगा हुआ है, लेकिन मतलब आप समझ सकते हैं क्योंकि अजीत अंजुम तो यही कह रहा है। देखिए, अजीत अंजुम ने चुनाव के बाद बहुत सारे विश्लेषण किया, लेकिन एक कमी थी, ये सारी चीजें पता होते हुए चुनाव से पहले नहीं बताया। क्यों? क्योंकि जिनके लिए एजेंडा चल रहा था वो एजेंडा फेल हो जाता। अब तो सारा ज्ञान दिया जा रहा है कि ये था, वो था, ये था, लेकिन जिस तरीके से रवीश कुमार ने अपने ही एक साथी पत्रकार को गोदी मीडिया घोषित कर दिया है, तो समझिए तलवारें किस हद तक अंदर निकल चुकी हैं। और अब तो वीडियो भैया अंदर लड़ाई बज रही है तो बात अलग है, अब तो वीडियो बना के एक दूसरे पे जिस तरीके से वार हो रहा है, इसका मतलब खुले में चल रहा है खेल। आयोग की भूमिका को 2 लाइनों में निपटाकर पूरा खारिज कर दिया गया। चुनाव में बराबरी थी या नहीं, इसे गायब कर दिया गया। अगर सब कुछ एनडीए के पास है, धूर्तता है, मकारी है, चुनाव आयोग है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, पैसा है, एसआईआर है, अकूत दौलत है, सारी मशीनरी है, सब कुछ है, मान लिया, तो आपके पास क्या? हौसला, लड़ने का मादा, विल पावर, डू और डाई की तरह लड़ना, सही तरह से टिकट बांटना, वक्त का सही इस्तेमाल करना, वक्त की बर्बादी। ये जो 10 मतलब ये जो अजीत अंजुम है ये सब समझा रहा है कि भैया ऐसा है, एनडीए के पास बहुत संसाधन होंगे, बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास भी तो कुछ था, उसे ही लगाते, कम से कम इज्जत तो बचती। 25 तो ना आते, 60, 70, 75 कहीं तक, मतलब एक फाइट तो देते। देखिए बात इसकी सही है। अब लोग देखिए, एक तर्क दिया जाता है कि एनडीए इतने सारे मुख्यमंत्री उतार देता है, इतने सारे नेता वहां पे कैंप कर जाते हैं, भैया आपके पास भी तो इंडिया अलायंस है, बुलाना चाहिए था ममता को, बुलाना चाहिए था अखिलेश को। अखिलेश गए भी थे, 22 में से 20 सीट हार गई वो गठबंधन जहां पे उन्होंने प्रचार किया। आपको अरविंद केजरीवाल को बुलाना चाहिए था, आपको उद्धव ठाकरे को बुलाना चाहिए था, कौन मना कर रहा है? बीजेपी ने नहीं बुलाया क्या? देवेंद्र फडणवीस को, रेखा गुप्ता को, योगी आदित्यनाथ को उन्होंने भी बुलाया।
तो आप भी बुला सकते थे। लेकिन जो ये कुतर्क दिया जाता है ना कि बीजेपी के पास मशीनरी है, हेलीकॉप्टर है, साहब आपके पास भी बहुत पैसा है। जब आप साल में 60-60, 70-70 यात्राएं विदेश की कर सकते हैं, तो क्या चार्टर प्लेन अपने चुनाव के लिए हेलीकॉप्टर नहीं बुक किया जा सकता? लेकिन वो है ना, सुनता सुखाए नहीं है, अपने शारीरिक सुख नहीं है ना उसमें तो कोई कैंडिडेट जीत जाएगा। ये दिक्कत है। दिन की आपसी धींगा मुश्ती खींचतान में किए बगैर चुनाव में जल्दी उतरना, वोटर तक रीच आउट करना। बीजेपी की मेहनत के नाम पर 2-4 नेताओं की मेहनत की ही चर्चा हो रही है। बाहर से गए कार्यकर्ताओं, नेताओं की चर्चा ज्यादा हो रही है। जा पूछ क्या नमस्कार किया और उसके बाद कहा, भाई साहब मैं सतीश गौतम, अलीगढ़ का बीजेपी का सांसद। मैंने कहा बताइए कैसे हैं आप, यहाँ कैसे? तो उन्होंने बताया कि मैं तो बक्सर में हूँ लगातार 1 महीने से, ऐसा कुछ बताया, और बक्सर इस बार हम जीतेंगे। सड़क के किनारे जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, दुकान। दरअसल अजीत अंजुम यहाँ पे 3 किस्से सुना रहा है। अजीत अंजुम ने इसकी एक लंबी पोस्ट डाली थी एक्स के ऊपर, और उसमें 3 किस्से बताए गए कि पहला, किसी होटल के अंदर ये बैठा था, चुनाव जब प्रचार चल रहा था, तो बराबर में कोई बैठे हुए थे बीजेपी का ऐसे पटका डाले हुए, तो बार बार इनका आई कांटेक्ट हो रहा था। तो वो उठ के इसके पास आता है अजीत अंजुम के, और अजीत अंजुम को बताता है कि भैया मैं अलीगढ़ का सांसद हूं सतीश गौतम, और मुझे एक जिम्मेदारी गई है सिर्फ एक, बक्सर की। देखिए किस तरीके से मैन टू मैन मार्किंग की हुई थी कि बक्सर में आपकी जिम्मेदारी है, एक सांसद की जिम्मेदारी है कि आपको यह सुनिश्चित करना है कि बीजेपी यहां जीते, और बताया कि हम क्यों जीत रहे हैं, वो सारे समीकरण समझाए। उसी पोस्ट में अजीत अंजुम ने दूसरा एक प्रकरण लिखा कि भैया ये गाड़ी से कहीं जा रहा था, रास्ते में इसे भीड़ दिखाई दी है, कोई पर्चे वर्चे बांट रहे हैं, तो इसने देखा कि भैया ये तो बीजेपी उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं, जो झोपड़ियों में, छोटे छोटे मकान में यहां पर पर्चे बांट रहे हैं, सड़क पे पैदल पैदल। और तीसरा इसने इंसिडेंट बताया कि गुजरात का कोई बड़ा एक व्यक्ति होगा, मतलब व्यापारी था या जो भी था, वहां पर 2 महीने से कैंप किया हुआ था, और उसने साफ बता दिया था कि भैया हम फला सीट पे काम कर रहे हैं, और ये हमारी वोटर लिस्ट है, सारी जानकारी दी, और हम 1,10,000 वोट लाने वाले हैं, और हमारी जीत सुनिश्चित होने वाली है। और अजीत अंजुम को नंबर भी दिया अपना, देख लेना। और बाद में पता लगता है कि वहां का भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट 1,12,000 मत पाता है। इसका मतलब बीजेपी बूथ वाइज, एक एक बूथ पे कितने वोट हैं, कितने मिलेंगे, कितने पड़ेंगे, उस स्तर तक के माइक्रो मैनेजमेंट पर काम कर रहा है। तो इसने, अजीत अंजुम ने 3 लोगों का बता दिया। तो दिक्कत क्या होती है रवीश कुमार को? रवीश कुमार ये कह रहा है कि तुम 3 का 1 क्यों बता रहे हो? मतलब वो ये हिंट दे रहा है कि तुमने उनसे उनकी इमेज मेकओवर करने के लिए पैसा ले लिया है, इसलिए उन 3 की बात कर रहे हो। हजारों बीजेपी के कार्यकर्ता लगे हुए थे। अगर यही बात ये कह देते तो रवीश कुमार क्या कहता? अरे देखो, बीजेपी भी तो इतना बड़ा मैकेनिज्म है, विपक्ष लड़ ही नहीं पाया। मतलब चिट भी अपनी, पट भी अपनी, वो वाली स्थिति है। ठेले खोमचे जो भी होते, वहां दिखा कि 2 गाड़ी आगे रुकी और 10-15 लोग, तो मैंने देखा स्वतंत्र देव सिंह जो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष रहे और यूपी में कैबिनेट मिनिस्टर, सीनियर लीडर है यूपी के। अबे क्या लगता है? अबे लग रहा है। बिहार बीजेपी के नेता भी तो मेहनत कर रहे होंगे। बिहार बीजेपी के कार्यकर्ता क्या घर सो गए? उनका नाम तो कोई नहीं ले रहा। कौन एंकर किस नेता को प्रोजेक्ट कर रहा है, आप नहीं जान सकते। कि जैसे राहुल गांधी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रही हैं, हेलीकॉप्टर से उनको फला फला जगह जाना है, 25-30 फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो से लोग आए अलग अलग जगह से, वहां पहुंचे, उसमें से 20-25 लोग मंच पे गए, सबने अपना चेहरा दिखाया, हाजिरी दिखाई, हेलीकॉप्टर फुर हुआ। एक विश्लेषण में कहा गया राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से आ रहे और चले जा रहे, लेकिन यह नहीं बताया गया कि एनडीए के नेताओं के पास कितने हेलीकॉप्टर थे। इसकी तुलना आपको नहीं बताई गई, तो आप केवल एक ही तरह की बात जानते हैं कि राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से आते थे और हेलीकॉप्टर से चले जाते थे। अगर बीजेपी सांसदों को जिम्मा दे सकती है, एक एक विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दे सकती है, बिहार के बाहर से, दुनिया भर से लाए हुए बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं को, मंत्रियों को बिठा सकती है अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी देकर, तो ये काम तो आप कर सकते थे। अगर बीजेपी से उसी से जीत जाती तो बीजेपी ये क्यों कर रही थी? इसका मतलब बीजेपी कोई भी तरीका नहीं छोड़ना चाहती थी, और कोई भी तरीका उसने नहीं छोड़ा। आपको यह विश्वास दिलाना चाहता है कि लड़ना केवल बीजेपी को आता है, बाकी सब घर बैठकर सो रहे थे। अगर सारा फोकस मेहनत पर है तो तेजस्वी ने भी 170 से अधिक सभाएं की, दिन की 18-19 सभाएं। मैं खारिज नहीं कर रहा हूं किसी पॉलिटिकल पार्टी के एफर्ट को, मेहनत को, बहुत खून पसीना लगता है किसी पार्टी को कुछ। देखिए कुल मिलाकर, देखिए मैं कह रहा हूं तेजस्वी ने 18 सभाएं छोड़िए, 170 सभाएं, 470 सभाएं की हैं, तो रिजल्ट क्या है? नीलबटे सन्नाटा।
उन सभाओं का क्या फर्क है? एक योगी आदित्यनाथ है जो 90% के स्ट्राइक रेट के साथ है, एक अखिलेश यादव है जहां 22 में से 20 हाथ आती है, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या नीतीश कुमार है, बारिश हो रही है, तेजस्वी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो भैया से फोन से जो है रैली उसको संबोधित कर दूंगा। 3-4 दिन बारिश हुई, लेकिन नीतीश कुमार गाड़ी में बैठते और जाते हैं, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहे थे तो 11 घंटे की यात्रा करके देवेंद्र फडणवीस पहुंचते हैं बिहार, वहां पर 11 घंटे पूरा दिन प्रचार करते हैं और वापस महाराष्ट्र जाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी दी गई थी, ये होती है जिम्मेदारी। लेकिन आपको कवर फायर देना है, आप तो किसी को बदनाम करने के लिए या किसी का पक्ष रखने के लिए नाले तक में कूदने को तैयार है साहब। देखिए, जो दूसरा पक्ष है वो साफ सुथरा है, धुला है, ऐसा नहीं है, बस वो ये समझ रहा है कि भैया ये ज्यादा दिन कार्यक्रम नहीं चलने वाला है, क्योंकि बहुत मेहनत कर ली, हरियाणा में माहौल बनाने की कोशिश की, मध्य प्रदेश में की, बिहार में की, महाराष्ट्र में की, हर जगह लगे हुए हैं, लेकिन फेलियर है, फेलियर हाथ लग रहा है साहब। तो थोड़ा बैलेंस बनाकर चलते हैं। कहते हैं बीजेपी ने ऐसा किया वैसा किया, और दूसरे वाला क्या है, वो तो लट काट के बैठा है दूसरी साइड, सही हो गलत हो मुझे तो विरोध ही करना है। तो ये स्थिति है कि जो दो स्वयंभू बड़े पिलर हैं लेफ्ट इकोसिस्टम की पत्रकारिता के, आज किस तरीके से, जैसे कहते हैं सींग उलझा लेना, वो स्थिति सामने आ रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई है, अंदर ये दिखाना है कि मैं बड़ा बुद्धिजीवी हूं, मुझे सारी जानकारी है। वो है ना एक कौन सी मूवी है वो, हंगामा नहीं, चुप चुप के, उसके अंदर वो आता है राजपाल यादव, नहीं मुझे सब कुछ आता है, वो वाली स्थिति, वो वाला मीम मुझे याद आ रहा है कि दोनों ऐसे कूद के आ रहे हैं, मुझे सब कुछ आता है और हर स्थिति में आपके लिए हम खड़े रहेंगे साहब। अब इसके बाद दो और पत्रकार हैं, ये तो उच्च कोटि के पत्रकार हैं, दो थोड़े से मध्यम स्तर के भी पत्रकार हैं, वो भी उलझ गए हैं। राजीव रंजन है माहौल के आने वाले, वो अपना पत्रकारिता कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने अपना एक वीडियो विश्लेषण डाला कि चुनाव प्रचार हो गए हैं, मतलब रिजल्ट आने के बाद, तो उन्होंने बताया कि भैया कहीं तेजस्वी की रैली होती थी तो 5-7 हजार उनके लोग जाते थे, मतलब यादव जाते थे, जो भी जाते थे, मतलब उनके जो कार्यकर्ता थे, वो जिस तरीके से जाते थे, हल्ला करते हुए, मुरैठा बांध के, बाइक जा रही हैं, हल्ला गुल्ला, गाली गलौज, जो वो माहौल होता था, वो दूसरी साइड में जो 10,000 वोट हैं उनको एक तरीके से कंसोलिडेट कर देते थे, ये डर से कि भैया ऐसा जंगल राज आ जाएगा। तो उनके समक्ष, अब वो तो भैया अपना विश्लेषण दे रहे थे, उनके समक्ष जो दूसरी महिला एंकर हैं, प्रज्ञा मिश्रा है, वो उल्टा चश्मा यूसी करके चलाती है, उन्होंने क्या तर्क दिया कि भैया मुरैठा बांध लेने से, ऐसे चल लेने से, मतलब आप ये कह रहे हैं कि दंगाई हैं, जंगल राज वाले हैं ये उनके जो समर्थक हैं। मतलब आप ये देखिए, वो महिला, मतलब वो जो चैनल है, खासकर मैं किसी महिला पे नहीं कह रहा, लेकिन वो जो चैनल है, वो सुबह से जब तक बिल्कुल घोषित नहीं हो गया तब तक ये कह रहा था बस महागठबंधन जीत रही है, सारे एग्जिट पोल फेल हैं, और मतलब पूरा माहौल, मतलब अगर आपको कभी कोई चुनाव आने वाला है और एंटरटेनमेंट की डोज चाहिए ना, तो जितने भी लेफ्ट विंग के चैनल हैं उनके ऊपर जाइए और बढ़िया से उनके पहले थंबनेल देखिए, आपका आधा लीटर खून ऐसे बढ़ जाएगा। उसके बाद उन वीडियोस को देखिए, तो शायद कपिल शर्मा की जो डोज है आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। किस किस तरह के विश्लेषण वहां पर होते हैं, मतलब ज्योतिष बिठाए हुए हैं जी। एक भैया ज्योतिष का काम ही है कम से कम 100 में से एक तो तुक्का तुम्हारा सही लगे, 100% स्ट्राइक रेट गलत होने का, ये स्थिति है इन चैनलों के ऊपर। उसके बाद लास्ट में एक और थोड़े निम्न, मतलब छोटे स्तर के पत्रकार महोदय हैं, उन्होंने पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। इनका नाम है जाकिर अली त्यागी, त्यागियों के वंशज हैं, वहां से ये आते हैं। इन्होंने क्या लिखा है कि हेलो तेजस्वी यादव, मैं आपका बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं कि आपकी पार्टी ने जिन सोशल मीडिया यूट्यूबर्स को पार्टी का समर्थन बनाने के लिए, मतलब उनका माहौल बनाने के लिए जो जिम्मेदारी दी थी, और ट्रकों में भर भर कर दिल्ली से लाए थे, यानी कि जितने भी यूट्यूबर्स आपको माहौल बनाते दिख रहे थे, ये एक ट्रक में लद कर आए थे। मतलब जो 4 PM से लेकर और जिनका मैं अभी नाम ले रहा हूं सबका, तो क्या ये उसी स्कीम के तहत वहां पहुंचे थे क्या, माहौल बनाने के लिए? तो उन्होंने कहा कि इन यूट्यूबर्स को पेमेंट नहीं दिया गया है। वैसे एक यूट्यूबर मध्य प्रदेश में भी पहुंचा था, सुना है कि ताजवाज होटल में रुका था, उसके बाद 20-21 लाख का बिल हो गया था, और फिर वो जब कांग्रेस हार गई चुनाव तो वो बिल जमा नहीं हुआ, महोदय को ऐसे ही भागना पड़ा, शायद अपनी जेब से देना पड़ा, ये स्थिति हो गई थी।
यहां पर भी ये स्थिति हुई कि रिपोर्टर पहुंचते हैं, कवरेज होती है, पैसा नहीं मिलता है क्योंकि पार्टी हार गई है, और आरोप लगता है जयचंद के ऊपर। और यहां तक स्थिति है कि साइड में, मतलब साइड कट ले रहे हैं कि 100 रुपए में तय हुआ काम, ये कह रहे हैं तुम्हें पैसा देंगे, कमीशन दो हमें, पार्टियों में जिस 2-4 को मिला। तो ये स्थिति है। तो आप समझिए कि किस तरीके से जो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है काम करता है। देखिए एक फर्क है राइट विंग इकोसिस्टम और लेफ्ट विंग इकोसिस्टम में। बहुत लोग कहते हैं कि राइट वालों में एकता नहीं है, मैं इसे एक अलग तर्क से समझता हूं। जो लेफ्ट विंग इकोसिस्टम है ना, वो एक गार्डन की तरह है, करीने से सजा हुआ है, पेड़ की हाइट, लंबाई, चौड़ाई, घास, स्मूथ, बिल्कुल सब, क्योंकि कोई माली है जो इसे काट छाट के तैयार रखता है, अच्छा लगता है, सुसज्जित लगता है। लेकिन जो राइट विंग इकोसिस्टम है वो जंगल है, वहां कोई ठीक करने वाला नहीं है, उसे सुसज्जित करने वाला नहीं है कि पेड़ काटेगा, सब अपनी मर्जी से है। कोई बड़ा पेड़ उगा है, कोई छोटा पेड़ उगा है, कोई उसके ऊपर बेल उगी है, कहीं घास है, कहीं जंगली जानवर, हर तरह के लोग हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जंगल हजारों साल रहता है, और जो ये इस तरह के गार्डन है ना, अगर माली 2-4 दिन 5 दिन के लिए इधर उधर हो जाए ना, तो ये खराब होने लगता है। और इसकी बानगी आप देख सकते हैं, इस पूरी वीडियो का सार यही है। तो लोग कहते हैं ना कि राइट विंग इकोसिस्टम वाले एक दूसरे की काट क्यों करते हैं, बीजेपी को ही गाली क्यों देने लगते हैं। साहब यहां बात बीजेपी की नहीं है, बात देश के लिए, समाज के लिए काम करने की है, और वहां एक खास हितों से जुड़े हुए लोगों के लिए काम करने की अंतर है। तो उस जंगल को और उस गार्डन को जब तक नहीं समझेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि इन दो इकोसिस्टम में फर्क क्या है। खैर अभी जो राइट विंग इकोसिस्टम है उसका असली टेस्ट जब होगा जब ये सरकार चली जाएगी, उसके बाद पता लगेगा कि इस जंगल में भी कितनी जान है। खैर तब तक के लिए इंतजार करते हैं। अगर आपको विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।